हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। अब सबसे पहले आपके पास ये सवाल है कि इस हफ्ते कौन सी जगह न्यूज़ में थी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्टली सेंट्रल एशिया को, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर कैस्पियन सी कहाँ है। क्या आपको आइडिया है वेयर इज कैस्पियन सी? क्या ये कैस्पियन सी है? और अगर ये है तो एरल सी कहाँ पर है? कौन सी कंट्रीज हैं, क्यों वो मुद्दे में है? इसके अलावा ये एस्पेक्ट भी देखेंगे कि भारत को एक नई सदस्यता मिलने वाली है किसी ग्रुप की, वो ग्रुप कौन सा है? जो यूएई में नया टेंपल खुल रहा है वो कौन से सेक्ट का है? इन सब को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। और सबसे पहले आपके लिए कुछ एमसीक्यूज जिसको आप प्रैक्टिस करिए। बाप्स BAPS, ये टेंपल है आबू धाबी में खुलने वाला पहला हिंदू टेंपल। तो इसको लेकर पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बाप्स है क्या। स्वामीनारायण टेम्पल्स की हम बात करते हैं, असल में ये है क्या, कौन सा सेक्ट है ये? क्या ये शैवाइट सेक्ट है या वैष्णवाइट सेक्ट है? दो ऑप्शन आपके पास हैं। इट्स ए डिनोमिनेशन ऑफ वैष्णवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इट इज बिल्ट इन द ट्रेडिशनल द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। जो मंदिर का निर्माण है वो द्रविडियन स्टाइल में हो रहा है। अब क्या आपको क्लैरिटी है कि वो कौन सा स्टाइल है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शंस अपने आंसर्स में आप मुझे लिख के बताइए आंसर क्या है। जब तक वीडियो खत्म होगा आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा, लेकिन बेस्ट तरीका है अभी आप अपना आंसर दिमाग में सोचिए और इसको कमेंट में लिखिए और बाद में चेक करेंगे कि आपने सही सोचा या गलत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य ने हाल में एक नींबू को अपने राजकीय फल घोषित किया है? स्टेट फ्रूट, काजी नींबू या कच्चा नींबू से हम कह सकते हैं। गोवा, आंध्र, मध्य प्रदेश या फिर असम। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं आपको पता है या नहीं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां हमसे पूछा जा रहा है इन कंट्रीज के बारे में, इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया के अलावा और भी जो कंट्रीज हैं इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की मेंबर्स हैं? अब पहला सवाल यह है कि IEA है क्या, उसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, क्या काम है और भारत के साथ अभी क्या स्टेटस है IEA का, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो लगातार न्यूज में बढ़ रहा है वो है रशिया और उसके साथ बढ़ते हुए तबाही का। अब देखिए, रशिया के आसपास, रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो एक मुख्य कारण ये बताया था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो इससे हमारी सिक्योरिटी को बहुत नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह है कि नेटो है क्या? नेटो असल में एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, एक सिक्योरिटी पैक्ट है जो USA, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच है। इसकी कितनी मेंबरशिप है? रिसेंटली इसमें सबसे नया मेंबर कौन इलेक्ट हुआ है या जुड़ा है इसके साथ? तो नेटो में जो न्यूएस्ट मेंबर है वो है फिनलैंड। आपको यहां दिख रहा है फिनलैंड। इसके अलावा स्वीडन भी ऑलमोस्ट सदस्यता पाने ही वाला है, इसको भी क्लैरिटी ऑलमोस्ट मिल चुकी है, लेकिन 31st मेंबर कोई है तो वो फिनलैंड है नेटो का। नेटो क्या है? इट्स अ सिक्योरिटी अलायंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा प्लस USA। अब ये नेटो बनाया क्यों गया था? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट वर्ल्ड जिसे कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की जो लीडर थे वो कौन था? USA उसको लीड कर रहा था और USSR था दूसरी तरफ। तो USA ने अब यूरोप में अपने जो दोस्त मित्र राष्ट्र थे उनको स्ट्रांग करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कहा कि क्यों ना हम एक अलायंस बनाए, एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाए। तो आया नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं USSR ने सोचा कि हम भी कुछ करें तो इन्होंने खड़ा किया वॉर्सो पैक्ट। ये दोनों खड़े हुए थे, लेकिन USSR समय के साथ खुद विघटित हो गया। 1990s में USSR डिसॉल्व हो गया, यानी खत्म हो गया, और रशिया आज उसका एक सक्सेसर स्टेट है और वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। यहां तक कि वॉर्सो जो शहर जहां है, जिस देश में है, वो भी पार्ट बन गया किसका? तो नेटो का। तो नेटो बढ़ता ही जा रहा है और नेटो यूक्रेन तक ना पहुंच जाए इसी के लिए रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर। लेकिन स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश जो आमतौर पे न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी गुट का साथ नहीं देते, वो नेटो ज्वाइन कर क्यों रहे हैं? इसी डर से कि रशिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो नेटो का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? फिनलैंड। अगली कंट्री कौन सी ज्वाइन करने वाली है? स्वीडन। कहा क्या ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आपको मैप में दिख रहा है, बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज हैं यूरोप में जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो इस्टोनिया, लैटविया, लुधियानिया, बेलारूस, पोलैंड, ये कंट्रीज अपने अपने बॉर्डर को शेयर करती है किसके साथ? रशिया के साथ। अब ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि इसमें से यूक्रेन कहां पर है। तो ये हमने देखा कि जो कंट्रीज हैं स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये कहां पर है? बाल्टिक सी कहां पर है? नॉर्थ सी कहां पर है? इसके आसपास ये कंट्रीज है। आपके पास इंपॉर्टेंट है कि अपना एटलस खोलिए, मैप्स को देखिए और वहां से कवर करिए। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस टेंपल की तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिसका निर्माण अबू धाबी में हो रहा है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि अगर आप देखें, यहाँ बहुत सारे आपको मंडपास दिख रहे होंगे, मंडप। ये मंडप जो है मुख्य रूप से, ज्यादा मंडप होना, ये किस आर्किटेक्चर में फॉलो होता है? तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसे हम
नागर स्टाइल कहते हैं, नागर श्रेणी कहते हैं, ये असल में उस आर्किटेक्चर का पार्ट है, जबकि ये नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता था। साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो है द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में एक बेसिक डिफरेंस होता है नागरा स्टाइल से। देखिए द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है, गर्भगृह के ठीक नीचे आपका जो डीटी होता है उसको रखा जाता है। लेकिन अगर आप देखें नॉर्दर्न स्टाइल में तो ये थोड़े एलिवेटेड होते हैं, इनके अंदर आपको मंडपास इस तरह दिखेंगे, जबकि साउथ में आपको कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा ये, ठीक है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। जो रिसेंट राम मंदिर खड़ा हुआ अयोध्या में वो भी नागर स्टाइल में ही बना या नगरा स्टाइल में ही बना, और द्रविडियन स्टाइल में साउथ इंडियन टेम्पल बनते हैं। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है, ये बनाया गया है BAPS के द्वारा, यानी स्वामीनारायण मंदिर जिसे हम कहते हैं उसे कह सकते हैं। अब ये क्या कहानी है स्वामीनारायण मंदिर की, क्या ये सेक्ट है? तो असल में जो BAPS है इनका मानना है, जो इस को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि जो स्वामीनारायण है वो असल में एक श्री कृष्ण के अवतार है। ये 1900s में 1901 से लेकर 1905 में असल में शुरू हुआ। उनका मानना था कि जो स्वामीनारायण है वो श्री कृष्ण के अवतार हैं, और उनके बाद जो गुरु हुए ये कहीं ना कहीं उनका कोई अंश है, उसके द्वारा वो धरती पे उपस्थित है, तो ये उनके उपासक हैं। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं वैष्णवाइट सेक्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आमतौर पर जिस तरह हम समझते हैं कि ये विष्णु का मंदिर है, तो ये विष्णु का मंदिर स्पेसिफिकली नहीं होता है, ये स्वामीनारायण का मंदिर होता है, जो जिनको ये विष्णु का अवतार मानते हैं, और गुरु जो है उनके बाद ये उनके थ्रू उनमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ आपको जो मंदिर है ये कई जगह देखने को मिलेगा, गुजरात में, दिल्ली में भी काफ़ी प्रसिद्ध है, अब आबू धाबी में भी खुल रहा है पहला हिंदू टेम्पल वहाँ पे। तो इस टेम्पल के अंदर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ पर आपको अक्सर ऐसे मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये बात हो गई BAPS की, और क्या कहानी है स्वामीनारायण मंदिर की, किस सेक्ट में बिलोंग करते हैं ये हमने समझ लिया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट देश की तरफ, एक इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ, जहां पर हो रहा है मीथेन का लीक। हमने बात की USSR की और कहा USSR का विघटन हुआ, USSR डिसॉल्व हो गया। इस डिसॉल्वेशन में एक जो मुख्य एरिया था जो डिसॉल्व हुआ था वो था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कई नए देश बन के उभरे थे जिन्हें हम कहते हैं स्टैंड्स। क्या स्टैंड्स भाई, क्यों स्टैंड? तो अफगानिस्तान हमें पता है, अफगानिस्तान के अलावा अगर ऊपर जाते हैं, इंडिया से ठीक ऊपर अगर आप देखते हैं तो पहला देश आपको दिखेगा तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये नए देश बने थे 1990s के बाद, ये नए रिपब्लिक, स्टैंड रिपब्लिक इन्हें कहते हैं, खड़े हुए थे। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है कजाकिस्तान, जहां पर रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जहां पर एक मीथेन का गैस लीक हुआ है। ये कंपनी थी बुजाशी नेफ्ट, इसने ड्रिलिंग जो की वहां कुएं की वहां ढंग से नहीं की। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में आपको यूरेनियम और नेचुरल गैस मिलती है, तो यहाँ पर मीथेन का लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बिल्कुल कैस्पियन सी के पास हुआ है, इसलिए मुद्दा और बड़ा हो गया है। किस देश में हुआ है? कजाकिस्तान में। अब क्योंकि ये ज्योग्राफी अगर आप देखिए तो आपको याद दिलाता है, ये रहा कजाकिस्तान, ये रहा रशिया, ये रहा कैस्पियन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी के आसपास कौन से देश हैं। अगर आप ब्लैंक वर्ल्ड मैप को देखें तो वहां आपको सांप की तरह स्नेक शेप्ड कोई वाटर बॉडी दिखेगी, उस वाटर बॉडी को आप समझ लीजिए ये कैस्पियन सी है। असल में ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई एक बड़ी सी लेक है, कैस्पियन लेक। अब इस लेक के आसपास कौन सी कंट्रीज है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। इसको याद करने का एक न्यूमोनिक है तारीख। तारीख मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। अब हमको याद रखना है कि T फॉर तुर्कमेनिस्तान है, ना कि तजिकिस्तान, ठीक है। K फॉर कजाकिस्तान है, ना कि किर्गिस्तान, ठीक है। और A फॉर अजरबैजान है, ना कि अफगानिस्तान। तो कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री को आप तारीख नाम से याद कर सकते हैं। तारीख में जो एब्रिविएशन है उनमें तारीख में कौन क्या है ये याद रखिए, ये है कैस्पियन सी। बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है ये। तो इन देशों के बीच में हाल ही में एग्रीमेंट हुआ था कि कैस्पियन सी के पानी को कैसे बांटा जाए, कि कैस्पियन सी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और इन कंट्रीज के बीच में अक्सर विवाद भी होता रहता था। तो ये बात हो गई कजाकिस्तान की, जो यहाँ स्थित है, जहां पर एक मेगा मीथेन लीक हुआ है, जो कहाँ हुआ है? कैस्पियन सी के किनारे। अब कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? तारिक कंट्रीज है। और इन कंट्रीज में अक्सर जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली जो है वो डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ करती है। कई देशों में यहाँ कई सारे विवाद हैं। तो जब हम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को देखें तो ये सेंट्रल एशिया के पार्ट कहलाते हैं। सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स को हम जानेंगे, उससे पहले आपके एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स सर पे आ चुका है, 100 दिन भी नहीं बचे आपके पास अब तो बहुत रेलिवेंट है कि आप प्रैक्टिस करिए। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके साथ आया ओनली IAS, और आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको डेली GS और CSET के प्रैक्टिस टेस्ट, CSET की कंप्लीट क्लासेस, GS पेपर का रोज एक डिस्कशन, 9 उड़ान की बुकलेट्स, आपको स्टैटिक बुकलेट्स मिलेंगी, प्लस इसके अलावा आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स तो आपको
हमारा जो मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम्स है सृजन, उसका मुफ्त में एक्सेस दिया जाएगा। 19 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन 3600 में और ऑफलाइन 4700 में से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में होती है। डिटेल आपको इस वीडियो के लिंक में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, वहाँ से डिटेल आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और सिक्योर करना है अपना प्रीलिम्स। अब जो हम बात कर रहे थे सेंट्रल एशिया की, इसके ऊपर आते हैं। कजाकिस्तान में मीथेन गैस का लीक हुआ, मेगा लीक था ये रहा कैस्पियन सी। अब जब हम कैस्पियन सी और सेंट्रल एशिया की बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आसपास कौन सी कंट्रीज है। तो सेंट्रल एशिया को अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि यहां पर कौन कौन सी कंट्री है। कजाकिस्तान सबसे ऊपर, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 3 हो गई, और किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, यानी कि आपके पास 5 कंट्रीज हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा शायद एक शब्द टुक, यहां भी एक टुक है। टुक मतलब बॉल को बस रोकना, रन नहीं बनाना, तो टुक टुक करते हुए बैट्समैन कहलाते थे वो। तो टुक से आप याद कर सकते हैं T फॉर तजिकिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, U फॉर उज्बेकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान और K फॉर किर्गिस्तान। तो इस तरह आप ये कंट्रीज याद कर सकते हैं। आपको पांचों की 5 कंट्रीज इस तरह याद हो जाएंगी। अब इनमें से कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है, तो उनमें 2 की ही बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और जो विवाद हम पढ़ रहे हैं, जब मीथेन गैस लीक हुए, वो कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में, कैस्पियन सी के पास। कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है? तो तारिक कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, रशिया, ईरान और केफोर क्या है? कजाकिस्तान, क्योंकि किर्गिस्तान तो दूर है। तो ये आपने समझ लिया यहां से कौन सी कंट्रीज हैं, क्या नाम है, ठीक है। और इनमें मोस्टली कंट्रीज SCO का पार्ट है। केवल एक कंट्री इन सेंट्रल एशिया में जो SCO का पार्ट नहीं है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आप मुझे बताइए वो कौन सी कंट्री है जो SCO का पार्ट नहीं है, जो अपने आप को न्यूट्रल देखती है सेंट्रल एशिया में, इसलिए किसी ग्रुप के पास नहीं जाती। इंडिया चाहता है कि यहाँ बहुत सारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, यूरेनियम हो, नेचुरल गैस, उसको इंडिया तक लाया जाए। पर मुद्दा यह है कि इंडिया तक पहुंचने के लिए पहले आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करना पड़ेगा। और क्योंकि ये लैंड लॉक्ड रीजन है, तो यहां से आप गैसेस लेके जा नहीं सकते आमतौर पर कहीं और। आसपास इनके 2 देश है, रशिया और इधर चाइना। मुख्य रूप से पहले इन पे प्रभाव रशिया का हुआ करता था, पर चाइना का दबदबा इस रीजन पे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ की कंट्रीज रशिया के साथ अपना जो रिश्ता है उसको बैलेंस करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि वो और ज्यादा चाइना के कब्जे में चली जाएं या फिर रशिया के कब्जे में चली जाएं, और इनको अपने रिसोर्स बेचने भी हैं। अभी तक मोस्टली इनका बायर कौन है? तो चाइना है। कहीं और जा भी नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉक्ड है। एक जो यहाँ मेजर रिक्वायरमेंट जिसको है वो इंडिया है, तो इसलिए चाहते हैं कि इंडिया के साथ रूट बनाया जाए। इसलिए तापी गैस पाइपलाइन का नाम आपने सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, जो कभी अभी तक रियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश है। अशगाबाद एग्रीमेंट एक और ऐसी एग्रीमेंट है जहां इस रीजन में रोड्स को बढ़ाना, ऑयल गैस पाइपलाइन को बिछाना और ट्रेड को बढ़ाना, ये कोशिश की गई है, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा। इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट और बनाया गया था, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया को मुंबई तक जोड़ता है। तो वो उसमें पूरे सेंट्रल एशिया को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। तो कई बार इंडिया कोशिश करता है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को लेकर इस रीजन से और जुड़े। तो हमें पता लग गया कौन सी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में, टुक, ठीक है, डबल T और नीचे डबल K। और कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? तो वो कंट्रीज हैं तारिक। अब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आपस में कोई एक और वाटर बॉडी शेयर करते हैं, वो क्या है वो भी जानेंगे। इससे पहले यहाँ एक और विवाद चल रहा है, वो विवाद जानते हैं। आपको पता है एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है फरगना रीजन, या फिर फरगना कहते हैं, फरगना की वादियां। यहां से कौन आया था इंडिया में? यहां से बाबर की एंट्री हुई थी। जहां अब बाबर उज्बेकिस्तान के ऊपर ही रूल किया करता था पहले, तो मुगल साम्राज्य जो इंडिया में आया उसकी उत्पत्ति भी आपको सेंट्रल एशिया से होती हुई दिखती है। तो फरगना वैली में ही आपको आपके इंडिया का इतिहास के इंपॉर्टेंट रूलर्स, वहां से उनकी कुछ चीजें आई। इसके अलावा फरगना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच रीजन है, जहां पर अभी युद्ध की स्थिति या फिर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, डिस्प्यूट की स्थिति लगातार बनी रहती है। किसके किसके बीच में? किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में। इस मैप को समझिए, ये जो ब्लू में है ये उज्बेकिस्तान है, ये तजिकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, और ये है बाटकन रीजन। तो बाटकन रीजन और यहाँ जो आपकी फरगना वैली है, इस वैली में अक्सर विवाद होता रहता है। तो बॉर्डर शेयर किया जाता है किसके बीच में? तजिकिस्तान और किर्गिस्तान का रीजन, ये जो है ये बाटकन का रीजन, यहाँ अक्सर यहाँ विवाद की स्थिति रहती है। और उसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरे वैली में, यहाँ मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट होता है। ये पूरा जो इलाका है उज्बेकिस्तान में, तजिकिस्तान में और किर्गिस्तान में, यहाँ हमेशा विवाद होता रहता है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते रहते हैं। किर्गिस्तान तजिकिस्तान में बॉर्डर पे हिंसा भी हो जाती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए चाहते हैं ये
किसी तरह अपने आप को रिजॉल्व कर पाए डिस्प्यूट को। उज्बेकिस्तान का शहर ताशकंद, यहाँ क्या हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बाद कोई संधि हुई थी, यहीं पर किसी एक भारत के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु भी हुई थी। क्या आपको पता है कौन थे वो? हाँ बिल्कुल सही है, अब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत यही हुई थी, जिसके ऊपर काफी विवाद भी है। तो ये जो आपके लिए फरगना वैली है, बाटकन रीजन है, वो कहाँ पर है याद रखिए, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रीजन में। ठीक है, बैटकन और फरगना। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट रीजन के ऊपर जहां विवाद की स्थिति और बनी रहती है, वो है कराकल पाकिस्तान। कराकल पाकिस्तान असल में उज्बेकिस्तान जो देश आप देख रहे हैं इसको अगर आप देखिए तो इसमें एक रीजन है करकल कराकल पाकिस्तान। कराकल पाकिस्तान असल में एक ऑटोनमस रीजन है। इसका देश का ना अपना खुद का, इस रीजन का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये खुद को एक रिपब्लिक की तरह देखता है कि हम भी एक भाई अलग से रिपब्लिक है, उज्बेकिस्तान के अंदर ही है, लेकिन ये अपने आप इसके पास बहुत सारी स्वायत्ता है। अब मुद्दा यह है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो सदा के लिए वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो कराकल पाकिस्तान के पास ये अधिकार था कि ये चाहे तो सिसीड कर सकता था उज्बेकिस्तान से, वो हटाने की चर्चा हुई। उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया कराकल पाकिस्तान में, और कराकल पाकिस्तान का विद्रोह बढ़ता ही चला गया उज्बेकिस्तान के अंदर। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कराकल पाकिस्तान कहाँ पर है। अब कराकल पाकिस्तान जहां है उसके आसपास एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उज्बेकिस्तान के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। पर ये रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है, सेंट्रल एशिया में, किस देश के अंदर, तो उज्बेकिस्तान के अंदर। अब यहाँ एक वाटर बॉडी कौन सी आसपास है, तो वो है अरल सी। अरल सी एक ऐसे वाटर बॉडी है जो सेंट्रल एशिया में स्थित है और जिसमें पानी लगातार कम होता जा रहा है। आप मुझे बताइए वो कौन से देश है जो अरल सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अरल सी असल में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है, और यहीं पर आपको ये जो रीजन है कराकल पाकिस्तान, ये भी इससे याद रहेगा। अरल सी से इसको जोड़ के देखिए तो आपको चीजें याद रह जाएंगी। अब मुद्दा यह कि यहाँ पहले बहुत सारा पानी और मछलियां हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज का ऐसा शिकार हुआ है अरल सी कि लगातार यहाँ पर पानी की कमी होती जा रही है। इस मैप में देखिए, ये रहा उज्बेकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान। तो यहाँ पर पानी की जो भारी कमी हो रही है, देखिए उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर खत्म होता है, इसलिए उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है लेकिन अरल सी से लगती है। अरल सी का जो वाटर लॉस है वो इतना बड़ा हुआ है कि ये देखने वाली बात है। देखिए पहले यहाँ इतना पानी हुआ करता था, अरल सी का साइज इतना बड़ा हुआ करता था, अब ये बिल्कुल सूख सी चुकी है। इतनी मेजर वाटर बॉडी इस तरह सूख गई है जो बहुत ही एक भयावह न्यूज है। अब खास बात यह है कि ये जो लेक है, इस लेक का ये जो हाल हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो चुका है। ये रहा कैस्पियन सी, ये रहा एरल सी, और इन रीजन में आसपास कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं। ये नदियां आपको याद होनी चाहिए, जैसे उरल रिवर, वोल्गा रिवर, इर्तिश, लेक बलकाश। ठीक है, ये जो नाम है ये इसलिए सायर दरिया, आमू दरिया, ये इंपॉर्टेंट दरिया हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका नाम सेंट्रल एशिया से पास होती हैं, तो आपको याद होना ही होना चाहिए। अब जब हम बात करें ना इस रीजन की, तो ये असल में एक ऐसी स्थिति में है अभी, जो एरल सी अगर इसको नहीं बचाया गया तो पानी यहाँ और लगातार कम होता ही चला जाएगा। तो एरल सी से बॉर्डर लगने वाली कौन सी दो कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अब ये यहाँ देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, इट्स एन एंडोफेरिक लेक। एंडोफेरिक लेक मतलब क्या होती है? एंडोफेरिक मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जो कभी समंदर से नहीं मिलती। आमतौर पर नदियां समंदर में जाती हैं, एंडोफेरिक जो होती हैं वो जमीन से गिरी होती है चारों तरफ से, तो इसलिए इसे एंडोफेरिक लेक कहते हैं। कैस्पियन सी भी एंडोफेरिक लेक है और एरल सी भी एक एंडोफेरिक लेक है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो तारीख से हमारा कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और करपकलस्तान कहाँ की बात है, ये हो रही है उज्बेकिस्तान की बात। तो ये आपको सब कुछ याद यहाँ से आ जाता है। मैं आपसे पूछूं लेक बलकाश कहाँ पर है, तो ये कजाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछूं अमू दरिया कहाँ बहता है, मैं आपसे पूछूं रिवर इर्तिश कहाँ बहती है, लेक जायसन कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा लेक जायसन, ये रहा लेक बाइकाल, ये रही इर्तिश रिवर यहाँ से बहती है। आमू दरिया और सियार दरिया आपको पता होगा यहीं से ही बहता है, ये रहा सियार दरिया और ये रहा आमू दरिया। उरल रिवर भी यहाँ से बहती है, उरल माउंटेन्स हम पढ़ते हैं, वोल्गा रिवर हम पढ़ते हैं, ये रही वोल्गा, ये भी कैस्पियन सी में जा रही है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सेंट्रल एशिया को हम इग्नोर करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया सेंट्रल एशिया के बारे में चीजें और आरएलसी का वाटर लॉस। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो बात करता है एक टाइगर रिजर्व के बारे में। जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? ये असल में तेलंगाना में एक कावल टाइगर रिजर्व है। हम कंवल झील के बारे में पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में ये कावल टाइगर रिजर्व है जो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। तो जो हम आमतौर पे देखते हैं तडोबा या जो सतनाला रिजर्व से उनसे काफी दूर यहाँ ये कहीं इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? तेलंगाना में। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा।
कच्चा नींबू या काजी नींबू, सिट्रस लेमन, खट्टा नींबू जिसे हम कहते हैं इस भाषा में, ये किस राज्य ने अपना राष्ट्रीय फल डिक्लेयर किया है? तो वो डिक्लेयर किया है किसने? तो केरला ने। केरला ने डिक्लेयर किया है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये डिक्लेयर किसने किया है? तो असम ने। तो असम ने नींबू को अपना एक राष्ट्रीय फल डिक्लेयर किया। अब मुद्दे की बात है कि हम आमतौर पर इसको फल मानते ही नहीं है, तो ये स्ट्रीट फूड ऑफ असम कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर खास एरोमा है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एक तरह का नींबू है जिसे काजी नींबू भी कहते हैं, और उनके सीएम ने डिक्लेयर किया लोकल क्विजीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है असम के लोकल क्विजीन में। तो काजी नींबू कहाँ का है? असम का स्ट्रेट फ्रूट, नॉट स्ट्रेट वेजिटेबल, राइट। अब बढ़ते हैं इसकी थोड़ी डिटेल के बारे में, जो हमें पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फ्रूट बन सकता है ये, हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनका ऐसा कहना है, अगर ये और ज़्यादा इसी तरह लाइमलाइट में रहता है तो ये रहा नींबू। आपने देखा ही होगा अक्सर नींबू, तो उनमें से एक। अब जब भी दिखे तो याद रखिए ये असल में असम का एक स्टेट फ्रूट है। अगला आर्टिकल बात करता है आईईए की। आईईए मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसमें अभी 31 मेंबर हैं, ठीक उतने ही जितने हमने नेटो में देखे अब हो चुके हैं। ये असल में क्या है? तो ये एक सेटअप किया गया था ओईसीडी के अंतर्गत ना, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। उसके अंदर ये बोला गया कि जो 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आई थी, जहां पर ऑयल सप्लाई रुक गए थे, दिक्कतें हो गई थी, डेटा गड़बड़ हो गया था, पूरा ग्लोबल सप्लाई धूमिल हो गया था। वहां बात हुई थी कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा। तो आईईए बन के खड़ा हुआ, जो पेरिस में बेस्ड है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और मोस्टली ओईसीडी कंट्रीज जो है वो उनके अंदर ये शुरुआत हुई थी, तो मोस्टली डेवलप कंट्रीज ही इसका पार्ट है। और ये अभी ऑलमोस्ट 75% जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड रखती है उन कंट्रीज का है। इसके अलावा देखिए 31 मेंबर कंट्रीज हैं, बाकी इसके साथ जो कंट्रीज हैं उन्हें एसोसिएशन कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया इज एन एसोसिएशन कंट्री, नॉट अ फुल मेंबर कंट्री इन आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब सवाल ये है कि इस एजेंसी का काम क्या है, तो इसको आईईए के साथ कंफ्यूज मत करिए। ये असल में एक बहुत फेमस रिपोर्ट निकालती है आईईए। क्या आपको पता है उसका नाम? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसकी फेमस मैगजीन है, और प्लस एक रिपोर्ट जो निकालती है, प्लस नेट जीरो नाम की एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये निकालती है। इसका काम है किसी तरह हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहें अपने इमिशन में, और किसी तरह हम क्लीन एनर्जी की ओर ट्रांसफर कर सकें, और कहते हैं बेहतर तरीके से उनके साथ जो मेंबर्स हैं वो बेहतर स्थिति में पहुंच सकें। अब बात यह है कि इंडिया बात कर रहा है आईईए के साथ कि अब इंडिया भी एक मेंबरशिप यहाँ के लेने वाला है, तो इसलिए आईईए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसका मेंबर इंडिया नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। और इसके जो एसोसिएशनल मेंबर्स है उसमें इंडिया, चाइना जैसे देश ढेर सारे इसके एसोसिएशनल मेंबर्स हैं। तो आप याद रखिए इसका काम क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। अभी तक इंडिया को मेंबरशिप मिली नहीं है, पर बातें यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो ये जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था। किसके बारे में? आईईए के बारे में जानना, ठीक है। अब एग्रीमेंट जो हुआ था ऑन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, उसके तहत इसे स्टार्ट किया गया था। ओईसीडी के अंतर्गत ये पहले काम करती थी, ऑटोनोमसली काम करती है, खुद का बजट, खुद का स्ट्रक्चर रहता है। 31 मेंबर्स है, 16 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इंडिया इज नॉट येट अ मेंबर, ठीक है। अब देखिए मेंबरशिप ऐसी है, ये जो बाकी आपको स्काई ब्लू में दिख रही है असल में इसके एसोसिएशनल मेंबर है, फुल मेंबर्स नहीं है। ये बात हो गई आईईए की, इसकी मेंबरशिप की, इसकी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी आउटलुक। इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी और इमिशन को कम करने के लिए क्या रिपोर्ट्स आ सकती है, उनके ऊपर काम करता है आईईए, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसको आईएईए के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आईईए है, नॉट ये आईएईए। तो ये तो हो गया आज का वीडियो। आई होप आपको जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके कमेंट्स हैं यूट्यूब पे आप कमेंट में करिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल ज्वाइन करिए और वहाँ से सारी डिटेल आपको मिलेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।